आप सभी को जोहार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोग आज बात करेंगे दी सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि दैट इज़ व्हाट इज़ द प्रीएम्बल। जो प्रस्तावना है वो उसका क्या मतलब होता है, और हाउ द थिंग्स गिवन इन द प्रीएम्बल, और उसमें से आपको क्या क्या याद रखने की ज़रूरत है। द सेकेंड यूनिट ऑफ दिस सिलेबस दैट इज़ योर सम ऑफ द फीचर्स। आपको कुछ कुछ जानकारी रखनी है कि दैट कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें दी गई है। सो बहुत सिंपल वर्ड में हम लोग स्टार्ट करेंगे और कुछ फीचर्स के बारे में समझेंगे। सो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर, हो ना। तो आज हम लोग कुछ नई बातें सीखेंगे। दैट इज़ द टॉपिक सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। देखो, जब भी हम लोग सैलिएंट फीचर्स की बात करते हैं तो हमने कल कुछ डेफिनेशंस बताया था लास्ट क्लास में कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशंस को डिफाइन करने के लिए क्या बताया था। इट इज ए फ्रेमवर्क, है ना। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज ए फ्रेमवर्क, इट इज ए फ्रेमवर्क टू गवर्न इंडिया। तो जो भारत का संविधान को समझने के लिए, उसके फीचर्स को समझने के लिए हम लोग कुछ मॉडल्स को ध्यान में रखेंगे कि व्हाट इज दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके क्या फीचर्स हैं। एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट, इट इज द सुई जेनेरिस केस। इट इज कॉल्ड द सुई जेनेरिस केस। सुई जेनेरिस का मतलब होता है कि इट इज यूनिक केस, कि अपने आप में एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है और वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, है ना। ऐसा पॉइंट है सुई जेनेरिस का मतलब। तो सुई जेनेरिस मतलब यूनिक। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। एंड उसके पहले हम लोग दो रेफरेंस मॉडल की बात करेंगे। वी विल टेक द टू रेफरेंस मॉडल, two reference models. What are the two reference models? एक है the British Constitution, second is the American Constitution. ठीक है, the American Constitution. तो कुछ फीचर्स को हम लोग यहाँ से कंपेयर करेंगे, लेकिन एक पॉइंट याद रखिए। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, ठीक। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी, जुडिशियल सुप्रीमेसी। ये दोनों लाइन को ध्यान में रखेंगे कि दैट अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। ये हेल्प करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फीचर्स को समझने के लिए। ओके, सो हमेशा दो मॉडल को ध्यान रखना है। एक है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो ब्रिटेन का संविधान है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी। जिसको इस क्लास के बाद में समझ में भी आ जाएगा। तो एक एक करके फीचर्स को हम लोग समझते हैं कि क्या है ये। तो फर्स्ट फीचर जो है भारत के संविधान का, द फर्स्ट फीचर इज दैट इज कॉल्ड एलिफेंटाइन स्ट्रक्चर। पहला फीचर को क्या बोलते हैं? द एलिफेंटाइन स्ट्रक्चर। एलिफेंटाइन स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लोग ये समझते हैं कि मान लेते हैं
कि दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक भी है, और कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि इसमें कितने प्रीएम्बल्स हैं, देयर इज कॉल्ड वन प्रीएम्बल। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज अभी 25 पार्ट्स हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं, देयर आर 12 शेड्यूल्स। और कितने आर्टिकल्स हैं, दैट इज 465 प्लस आर्टिकल्स हैं। तो ये जो प्रोविजंस हम देख रहे हैं, वन प्रीएम्बल, पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, ये वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, दैट इज द लेंथीएस्ट written constitution in the world, कि दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि वाई, कि ये दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो इसको समझने के लिए हमको कुछ फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। कि पहला फैक्टर क्या है, फर्स्ट इट इज द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। नंबर वन फैक्टर कैसा है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्यों हुआ भारत के संविधान का, वाई, है ना, कि जो ये दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो इसके क्या कारण है ना, व्हाट आर द रीजंस, कारण क्या क्या है। तो पहला रीजन को हम लोग बोलेंगे भौगोलिक कारण, मतलब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, इसके साथ साथ सेकेंड फैक्टर्स को हम लोग देखेंगे, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फैक्टर्स। थर्ड जो फैक्टर्स है दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। तीसरा नंबर का फैक्टर का क्या नाम होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। एंड द लास्ट जो होगा द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो, संविधान बनाने का जो सोल जिम्मेदारी किसको दिया गया, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जिसको हम लोग बोलेंगे संविधान सभा। और एक क्वेश्चन पूछूं कि ये जो संविधान सभा है वो कौन से मिशंस के बाद बना ना, इट इज अंडर द प्रोपोजल ऑफ कैबिनेट मिशंस, इट इज अंडर द प्रोविजंस ऑफ कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा संविधान बनाया। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या है कि दैट कि जो भारत का जो टोटल टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करें, ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, तो ये कैसा कंट्री है, इट इज ए वास्ट कंट्री। माने एरिया वाइज बात करें तो ये दुनिया का 7वां लार्जेस्ट कंट्री है, सभी को पता है। एरिया वाइज वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इंडिया का जो टेरिटोरियल ज्योग्राफिकल एरिया है, इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इतने बड़े वास्ट ज्योग्राफिकल लैंडमार्क्स के लिए सिर्फ एक ही रूल बुक है, वो है संविधान। तो एक इसका फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर में हम लोग जब आगे बात करेंगे तो ये देखेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डेवलपमेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 संविधान के स्ट्रक्चरल पार्ट को प्रोवाइड करता है। किस पार्ट को ना, स्ट्रक्चरल पार्ट को। द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कि मान लेते हैं कि अभी ये हमारा संविधान है, तो इस संविधान के 3 पार्ट्स होंगे।
संविधान के 3 पार्ट होंगे। हेलो, कोई इशू है किसी को? सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है। स्क्रीन नहीं चल रहा है? सर नहीं, स्क्रीन नहीं। किसी को कोई और लोगों का चल रहा है, स्क्रीन में कोई इशू है क्या? हेलो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, नेटवर्क इशू है उसका। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू होगा, है ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हालांकि ये सेशन जो है वो रिकॉर्डेड है। इसको, जैसे जो पहला क्लास था वो हम यूट्यूब में अपलोड कर दिए हैं, ये सेशन भी होगा तो फिर इसको यूट्यूब में अपलोड कर देंगे। तो जो भी नेट वगैरह का थोड़ा बहुत इशू होगा तो वो जो हम लिंक इनेबल करेंगे तो वो देख सकते हो, है ना। अभी ये रिकॉर्डेड भी हो रहा है तो कोई इशू नहीं है। फिर पीडीएफ भी शेयर कर देंगे, तो जो लिखे हैं उसको भी पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं काम, अभी बहुत सारा फीचर्स बताना है। तो हम बात कर रहे थे कि मान लेते हैं ये हम लोग का संविधान है, तो इस संविधान के 3 बेसिक एस्पेक्ट को ध्यान रखोगे। जो पहला पॉइंट है उसको बोलते हैं संरचनात्मक, मतलब वी कॉल इट स्ट्रक्चरल पार्ट। स्ट्रक्चरल पार्ट इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, बेटर होगा। कि मान लेते हैं दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस बुक इज योर कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन के 3 बेसिक एस्पेक्ट है। स्ट्रक्चरल पार्ट, ये वो दिखता कैसा है, शेड्यूल, आर्टिकल्स, ये सब जो बातें की वो स्ट्रक्चरल पार्ट में आएगा। दूसरा आता है पॉलिटिकल पार्ट। पॉलिटिकल पार्ट का मतलब होता है कि द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ये सब पॉलिटिकल पार्ट में आता है। तीसरा आएगा फिलोसॉफिकल पार्ट। फिलोसॉफिकल पार्ट कि बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस क्या है ना, सोल क्या है, वी कॉल इट अंतरात्मा, राइट। तो इसको फिलोसॉफिकल पार्ट में रखते हैं। तो जो संविधान का स्ट्रक्चरल पार्ट है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, याद रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कि जो हम लोग का संविधान बनने के पहले ब्रिटिश के टाइम में बहुत सारे लॉ बनाए गए। लॉ इसलिए बनाए गए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गया, एक पैरामाउंट पावर हो गया। कि जैसे पास्ट में हम लोग देखेंगे कि देयर वर द 2 इम्पॉर्टेंट बैटल्स, एक है बैटल ऑफ पलासी और दूसरा है बैटल ऑफ बक्सर। तो 1757 और 1764 में हुआ था रिस्पेक्टिवली। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद दीवानी राइट्स मिल गए, और उस समय से ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से अब एक क्या होने चलेगा, टेरिटोरियल पावर, माने पॉलिटिकल पावर की तरह राइज होना शुरू हो गया। तो पहले बंगाल में अपना टेरिटोरियल, अपना जुरिस्डिक्शन बनाया, फिर मैड्रास, इस तरह से पूरे भारत में एक पैरामाउंट पावर की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी राइज हुई। पैरामाउंट पावर का मतलब सुप्रीम पावर। तो अब अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री किसका शासन चलेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलेगा। तो और ईस्ट इंडिया कंपनी थी किसकी, ना ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटेन की थी। तो जो ब्रिटेन का क्राउन है, जो ब्रिटेन की सरकार है, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल रखना शुरू करी, उनको रेगुलेट करना शुरू करेगा, और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे पावर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेगी और ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया जाएगा। और तब से जो भारत उनका कॉलोनी था वो अब डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आ जाएगा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ जाएगा। तो ये उनका टेक्निक था कॉलोनियलिज्म का, राइट। तो ऐसा ही भारत के साथ हुआ। तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गया था, दीवानी राइट्स। तो उसके बाद से रेगुलेशंस करने के लिए बहुत सारे लॉ बनाए गए। तो पहला लॉ क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर चार्टर एक्ट की शुरुआत हुई, चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, 1853।
फिर 1857 में क्या हो गया, सिपाही विद्रोह। और सिपाही विद्रोह के बाद थॉरोली जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको रिवाइज करना पड़ा। तो उसके बाद फिर नए नए रिफॉर्म्स किए गए, और उस रिफॉर्म्स के बाद एक एक्ट 1858 में आया था। उसके बाद 1861 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट की शुरुआत हो जाती है। तो 1861 में काउंसिल्स एक्ट आएगा, 1892 में काउंसिल्स एक्ट आएगा, फिर 1909 में काउंसिल्स एक्ट आएगा, तो उसको इंडियन काउंसिल्स एक्ट कहा जाता है। 1909 वाले एक्ट को क्या कहेंगे, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। फिर 1919 और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आए हैं। तो 1919 में क्या आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और 1935 में उसी तरह से क्या आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और जो सबसे लास्ट का लॉ है ब्रिटिश शासन का, वो क्या है, दैट इज कॉल्ड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इस तरह से 1947 को देश आज़ाद होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक पूरा सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट है। तो जितने भी लॉ का हमने नाम लिया वो सब उस समय का संविधान की तरह काम करता था। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार का इवोल्यूशन हुआ है, और हम लोग का संविधान यही सब के स्टेज का एक वन स्टेप अहेड है। तो जब भारत का संविधान बन के तैयार हुआ, तो उसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, तो वो स्ट्रक्चरल पार्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अपने आप में एक बहुत ही बल्कि डॉक्यूमेंट था। सॉरी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इटसेल्फ ए बल्कि डॉक्यूमेंट, इसलिए बाय डिफॉल्ट इसका साइज बड़ा हो गया। दूसरा, पॉलिटिकल पार्ट जो है, कि जो इसके गवर्नमेंट की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो फॉर होल ऑफ द कंट्री एक ही संविधान बनाया गया। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्ट हमने कहाँ से लिया है, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो चूंकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता था, तो हमने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ले लिया। तो पॉलिटिकल पार्ट हमने कहाँ से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब रहा फिलोसॉफिकल पार्ट, जिसको कंसाइंस भी बोलते हैं। तो फिलोसॉफिकल पार्ट में दो पार्ट होता है, एक होता है फंडामेंटल राइट्स, और दूसरा होगा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। तो FR हमने कहाँ से ले लिया, USA के कॉन्स्टिट्यूशन से, और DPSP कहाँ से लिया हम लोग, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, तो इस तरह से हमने तीन पार्ट को कॉपी किया, कि स्ट्रक्चरल पार्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पॉलिटिकल पार्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसॉफिकल पार्ट कंसाइंस सोल्स में FR DPSP आता है। तो FR हमने USA से और DPSP आयरलैंड से हमने बोरो किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। तो वापस आएंगे कि हम बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक एलिफेंटाइन स्ट्रक्चर है, और वो दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके रीजन्स क्या क्या है, पहला फैक्टर है ज्योग्राफिकल फैक्टर, दूसरा है हिस्टोरिकल फैक्टर। इसमें हमने क्या देखा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से स्ट्रक्चरल पार्ट लिए हैं, और चूंकि ये एक बल्कि डॉक्यूमेंट है, इसलिए ये लार्ज साइज हो गया, एलिफेंटाइन स्ट्रक्चर। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर को ये समझें कि फॉर होल ऑफ द कंट्री, फॉर होल कंट्री एक ही फ्रेमवर्क है, रूल बुक है गवर्नेंस के लिए। तो इसलिए जो अदर कंट्री है, लाइक इन अमेरिका, वहाँ पर जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल माने यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, और जो वहाँ पर डायरेक्ट प्रोविज़न चाहिए, कि मान लीजिए डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो हमको इनेबलिंग प्रोविज़न चाहिए, वो वहाँ पर क्या किया गया, किसी किसी इंस्टीट्यूशन को एम्पावर किया गया कि आप बना लें। लेकिन इंडिया के केस में जितने भी मैक्सिमम प्रोविज़न हो सकते थे, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा जाने की कोशिश किया गया। तो देर बाय एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स भी है एक इसके बिगर साइज होने का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सभी को पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उस टाइम, वो मोस्टली कैसे होते थे ना, लॉ बैकग्राउंड्स के होते थे। लॉ बैकग्राउंड्स कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स की आप बात करें, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स की बात करें, और ऐसे भी इन जनरल बातें करें, अम्बेडकर हो या फिर पंडित नेहरू हो या फिर और भी हो, टी कृष्णमाचारी हो, सरदार पटेल हो, मोस्टली जो भी लोग थे वो किस बैकग्राउंड के थे, लॉ बैकग्राउंड के थे।
सो ऑब्वियसली बात है उनका जो इंटरप्रिटेशन होगा वो थोड़ा सा ब्रॉड होगा, कॉम्प्रिहेंसिव होगा, हर एक चीज़ को देखने के बहुत सारे डायमेंशंस के थ्रू अपने आर्ग्यूमेंट्स को वो लोग रखे होंगे। सो दैट्स वाई जो उनका एक कलेक्टिव विजडम तैयार हुआ, एक कलेक्टिव नोट तैयार हुआ, वो क्या होगा, एक एनालिटिकल होगा, इंटरप्रिटेटिव इन नेचर होगा। सो दैट्स वाई द साइज डेफिनेटली या बाय डिफॉल्ट बड़ा होना लाजमी था। सो व्हाट आर द रीजंस एलिफेंटाइन स्ट्रक्चर होने का? पहला है जोग्राफिकल, दूसरा है हिस्टोरिकल, तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव, एंड चौथा क्या है? दैट इज कॉल्ड दी व्हाट इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज बोलते हैं उसको, है ना। वी कॉल इट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड, तो इसको अपन लोग बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज। द प्रेजेंस ऑफ legal luminaries in the constituent assembly, in the constituent assembly। तो पहला फीचर्स हमने डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर ये जो रिटन टर्म है वो मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि रिटन और अनरिटन का क्या मतलब होता है। ठीक है, फिर से एक ब्रीफली रिकैप कर देते हैं कि जो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड को जनरली दो क्लास में डिवाइड करेंगे। पहला है रिटन, दूसरा क्या है? अनरिटन। तो पॉलिटी के सेंस में इसका थोड़ा सा ब्रॉड मीनिंग है रिटन और अनरिटन का, है ना। पॉलिटी के सेंस में दे आर द टू डिफरेंट मीनिंग्स। सो रिटन का मतलब होता है, कल मैंने बताया था कि एक ड्यू मशीनरी और ड्यू प्रोसेस, दो चीज होना चाहिए, ड्यू मशीनरी और सेकेंड कंपोनेंट ड्यू प्रोसेस। तो ये दो सेटिस्फाइड है तो वो रिटन होगा, ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अनरिटन होगा। ठीक है, तो लिखित या अलिखित से इसका कतई मतलब नहीं है, याद रखिएगा। तो इंडिया के केस में ड्यू मशीनरी था क्या? ऑफ कोर्स इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ड्यू प्रोसेस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक नॉर्मल पीस ऑफ लॉ की तरह बना है, नॉर्मल पीस ऑफ लेजिस्लेशन, कि मतलब दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से पास हुआ, देन प्रेसिडेंट का एसेंट है, तो जैसे लॉ बनता है उसी तरह से ये संविधान भी बना है। सो दैट्स व्हाई इट इज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन में ये दोनों सेटिस्फाइड नहीं है, वी कॉल इट लेट्स से क्लाउज नंबर 1 और इसको बोलते हैं क्लाउज नंबर 2। तो क्लाउज नंबर 1, क्लाउज नंबर 2 ये सेटिस्फाइड नहीं है, सो वी कॉल इट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो रिटन का एग्जाम्पल किसको किसको बोल सकते हैं? जैसे यूएसए में रिटन है, ब्रिटेन में कैसा है? अनरिटन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटन है, और वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट भी है, याद रखना। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड फीचर ना, लेट्स मूव टू द सेकेंड फीचर। तो अब हम लोग सेकेंड फीचर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ और फीचर एक्सप्लोर करते हैं। सो व्हाट आर द सोर्सेस? सेकेंड फीचर इज सोर्सेस। तो सभी को पता है कि दैट इज कॉल्ड, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है किसी एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को बोरो करके नहीं बना है। उसमें जो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, लाइक द ड्राफ्टिंग कमिटीज एंड ऑल, जैसे कि दैट उस समय के जितने भी बेस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड थे, सबको एक्सेस करने के बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना। दे से कि दैट वी हैव ransacked ऑलमोस्ट ऑल द बेस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड उसके बाद जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल तैयार हुआ। बट इट इज़ नॉट ए पैच वर्क, इट इज़ नॉट ए कॉपीड वर्क, इट इज़ नॉट ए बोरोड वर्क। ये कॉपीड, पैच वर्क या बोरोड, ये वेस्टर्न कमेंटेटर्स के कमेंट्स हैं। तो जब भी पॉलिटिक के आंसर्स लिखोगे, नेगेटिव सेंस पूछा जाएगा, तो इसको डिफेंड करने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स के जो स्टेटमेंट
या फिर फाउंडिंग फादर्स की जो स्टेटमेंट है उसको आप लिखें, क्योंकि उनको काउंटर आप तभी कर सकते हैं. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए बेस्ट डॉक्यूमेंटेड, है ना, एवर. हमने लगभग नॉन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोसेस करके फीचर्स को लिया एंड जो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सुटेबल था उन्हीं को हमने कॉपी करा. सो दिस इज द मेन पॉइंट. तो सोर्सेस की बात करेंगे तो ब्रॉडली अभी हमने बताया कि हमने we incorporated features, we incorporated features from all the best known constitution at that time, है ना. जैसे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ प्रोविजंस लिए हैं, यूएसए से लिया, ब्रिटेन से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया. तो जितने भी बेस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन थे उनसे हमने बहुत सारे प्रोविजंस बोरो किए. इसको याद भी करना है, एमसीक्यू पूछा जाएगा. बट अभी कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. अभी हम लोग क्या बात करेंगे कि यदि हम लोग इसके स्ट्रक्चरल पार्ट की बात करें तो हमने कहाँ से हमने चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया है. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये अभी हम बता चुके थे. सो स्ट्रक्चरल पार्ट, पॉलिटिकल पार्ट, सॉरी स्ट्रक्चरल पार्ट कहाँ से किया, इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, है ना. स्ट्रक्चरल पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. पॉलिटिकल पार्ट अभी तुरंत बताया. फिलोसॉफिकल पार्ट अभी हमने बताया, फिलोसॉफिकल पार्ट. उसके बाद जैसे हम लोग मान लेते हैं कॉन्करेंट लिस्ट का प्रोविजंस, है ना. अभी आगे पढ़ेंगे जॉइंट सेटिंग के प्रोविजंस, हम और बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस, ऑल इंडिया सर्विसेज. तो इस तरह से बहुत सारे फीचर्स हैं जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इनकॉर्पोरेट किया है. तो उसका एक लिस्ट होगा, वो धीरे धीरे याद भी करना है, राइट. अभी हम लोग इसको सिर्फ इस पॉइंट में कंक्लूड करेंगे कि जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, पॉलिटिकल पार्ट एंड फिलोसॉफिकल पार्ट, ठीक है, 3 पार्ट को ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे कि अनदर फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिडिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी, है ना. दिस इज अनदर फीचर. फीचर इज रिजिडिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी. rigidity versus flexibility. देखो, जैसे अभी हम लोग तुरंत बात किए थे कि जो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को या तो रिटन में या फिर अनरिटन में क्लासिफाई कर सकते हैं, ये एक तरीका है. उसी तरह से वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग रिजिड या फ्लेक्सिबल 2 अलग टाइप में भी डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन अभी के बाद से जब भी फ्लेक्सिबिलिटी या रिजिडिटी टर्म समझो तो तुम्हारे दिमाग में क्या चमकना चाहिए. रिजिडिटी का मतलब है कि स्पेशल मेजॉरिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होगा सिंपल मेजॉरिटी. एक क्या होगा, स्पेशल मेजॉरिटी, एंड एक होगा सिंपल मेजॉरिटी. कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए यदि हमको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए तो उसको हम लोग बोलेंगे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. और यदि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए हमको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए तो उसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो ये सिंपल और स्पेशल होता क्या है, दैट इज कॉल्ड, मान लेते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर किसके पास है ना, पार्लियामेंट के पास है. किसके पास है, द पार्लियामेंट कैन amend the constitution, amend the constitution. और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट के पास एक पावर है, इसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पावर. और वो कौन से आर्टिकल से मिलता है उसको, आर्टिकल नंबर 368.
तो आर्टिकल नंबर 368 को क्या बोलते हैं अपन लोग? द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट। ना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो बिल है उसको मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा। तो कितने तरह के मेजॉरिटीज होती है? तो अभी हमने दो टाइप लिखा ऊपर, एक है सिंपल, एक है स्पेशल। सिंपल और एक क्या है? स्पेशल। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मान लेते हम लोग के पास क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो पार्लियामेंट का मतलब क्या होगा? पार्लियामेंट में दो हाउसेस होगा, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, और इसका एक थर्ड पार्ट होगा जिसको बोलेंगे प्रेसिडेंट। तो जो पार्लियामेंट है उसके तीन अंग होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। सो देयर बाय हर एक हाउस का अपना एक स्ट्रेंथ होगा, दैट इज कॉल्ड टोटल मेंबरशिप। तो कोई भी चीज़ पास होना, इसका मतलब 50% प्लस 1 उसके फेवर में है, तो उसको अपन लोग बोलेंगे सिंपल मेजॉरिटी। तो टोटल मेंबरशिप का 50% प्लस 1 लोग यदि फेवर है, मतलब यस है, तो वो बिल पास हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सिंपल मेजॉरिटी। लेकिन एक और टर्म होता है कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ साथ जितने टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है, मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं वोट करेंगे, उसका 2/3 मेजॉरिटी लोग यदि यस बोलेगा तो इसको मिला के बोलेंगे स्पेशल मेजॉरिटी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? द सिंपल मेजॉरिटी इज 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। और स्पेशल मेजॉरिटी होने के लिए क्या होना पड़ेगा? एक तो सिंपल मेजॉरिटी होना ही पड़ेगा, 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ पीवी, माने प्रेजेंट एंड वोटिंग को क्या बोलते हैं? पीवी। तो दिस इज कॉल्ड मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट, कि जो पार्लियामेंट फंक्शन करेगा वो मेजॉरिटी के थ्रू काम करता है, कि कोई भी बिल मेजॉरिटी से पास हो तब वो बिल एक्सप्रेस होगा, पास होगा। तो सिंपल मेजॉरिटी मतलब 50% प्लस 1 ऑफ टोटल मेंबरशिप। जैसे लोकसभा है ना, राज्यसभा, दोनों का अपना अपना स्ट्रेंथ है। तो टोटल मेंबरशिप का 50% प्लस 1 से यदि पास हो दैट इज सिंपल, और सिंपल मेजॉरिटी प्लस 2/3 ऑफ पीवी, तब वो क्या बन जाता है? स्पेशल। तो संविधान को अमेंड करने के कुछ तरीके होते हैं, वो अलग चैप्टर है, वो आगे बताएंगे। तो अभी सिंपल बात करते हैं कि संविधान को अमेंड करने के लिए यदि हमको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए तो उस तरह का संविधान को बोलेंगे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, और यदि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए तो वी कॉल इट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको एक लाइन लिखेंगे कि दैट for amendment if simple majority is required, simple majority is required, मतलब 50% प्लस 1 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, हर हाउस का अलग अलग। तो ये क्या बन गया? दिस इज द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। सो एग्जाम्पल, इट इज द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। Now same provision for the amendment if special majority is required, if special majority is required. Now what is special majority? 50% plus 1 of total membership plus 2/3 of present and voting। ठीक है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये क्या हो गया? दिस इज द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, माने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन इतना आसानी से अमेंड नहीं होगा, उसको बोलेंगे रिजिड मॉडल,
ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सिंपल है, जैसे एक लॉ पास होता है, बिल पास होता है, उसी तरह से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कैसा एग्जाम्पल हो गया, दैट इज योर सिंपल माने फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया का केस रखें तो इंडिया में एक कुछ प्रोविजंस हैं जिसको सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं, और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसको स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं। तो इंडिया कैसा हो गया, इट इज ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। तो यदि अब इंडिया का केस रखें तो इंडिया के केस में द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कौन सा आर्टिकल, इट इज आर्टिकल नंबर 368। तो आर्टिकल नंबर 368 स्पेशल मेजॉरिटी प्रोवाइड करता है। आर्टिकल नंबर 368 कैसा मेजॉरिटी ना, स्पेशल मेजॉरिटी, नंबर 1। दूसरा तरीका ये प्रोवाइड करता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट, प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट। और एक और तरीका है, देयर इज अनदर वे टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बोलेंगे सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। इसको याद करना है ना कि व्हाट आर द हाउ मेनी वेज यू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। तो टोटल कितने तरीके हो गए, 3 तरीके हो गए। 2 हो गया स्पेशल मेजॉरिटी वाला और 1 हो गया सिंपल मेजॉरिटी वाला। तो जो स्पेशल मेजॉरिटी वाला होगा दैट इज अंडर आर्टिकल नंबर 368, ठीक है, इसको याद रखना है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो गया, इट इज ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इट इज ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया कि वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड और फ्लेक्सिबल में डिवाइड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किया जा सकता है, रिजिड का मतलब स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड किया जा सकता है। सिंपल का क्या मतलब होगा याद रखना है, स्पेशल का क्या मतलब होगा वो याद रखना है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दिस इज द ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, मतलब दोनों ही तरीका इसमें मिलता है, ठीक। अब इसके बाद आगे चलेंगे, अनदर फीचर की बात करते हैं। अनदर फीचर इज, हाँ बोलिए सर, कंसेंट ऑफ स्टेट जो है सर, हाँ बी का जो है स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट सर, हाँ। तो ये कंसेंट ऑफ स्टेट क्या है सर? कंसेंट ऑफ स्टेट है कि मान लीजिए जैसे जीएसटी बिल लाया गया है ना, ये भी और इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। एक तो हो गया स्पेशल मेजॉरिटी। कंसेंट ऑफ स्टेट का मतलब कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करे, है ना, अभी फेडरल टर्म यूज करेंगे, है ना। तो उस तरह के बिल को पास कराने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट भी चाहिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि टोटल जितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, है ना, तो जैसे भारत में भी कितने स्टेट्स हैं, तो जितने स्टेट्स हैं उनका सिंपल मेजॉरिटी, मतलब 29 स्टेट्स हैं तो उसका 50% प्लस 1, है ना, मतलब कितना हो गया 28 प्लस 1, मतलब 15 स्टेट्स यदि यस के फेवर में है क्योंकि ये काम होना चाहिए, तब वो सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, ठीक है। अदरवाइज यदि 15 से कम लोग यदि बोलते हैं, मतलब लेट से 13 स्टेट से यस और बाकी के स्टेट बोलते हैं नो, ये काम नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ माने फिर अमेंड नहीं होगा। तो कुछ ऐसे बिल जो फेडरल पोजीशन को ये करेगा, जैसे मान लीजिए कुछ हाई कोर्ट से रिलेटेड या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ चेंजेस करना है, तो वहाँ पर क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट भी चाहिए, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शंस को चेंज करना है तो वो चीज़ के लिए क्या चाहिए आपको, उनको कंसेंट ऑफ स्टेट्स भी चाहिए। तो दीज आर द सर्टेन थिंग्स जहाँ पर हमको स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट भी चाहिए। तो जैसे एग्जांपल एक याद रखना, जीएसटी है ना, ये जो बिल लाया गया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये इस कैटेगरी से पास हुआ। तो एक स्पेशल मेजॉरिटी, और दूसरा तरीका होता है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ जितने भारत फेडरेशन के जितने स्टेट्स हैं उनको भी पूछा जाएगा। तो उसमें से यदि 50% प्लस 1 लोग बोलता है ठीक है करें, तो फिर वो बिल
आर्टिकल 368 में ही आगे चल के अमेंड होगा संविधान, और वो फिर स्पेशल मेजोरिटी सेटिस्फाइड होगा। आया समझ में? जी सर। ठीक। और भी सब अभी मिलेगा, जब पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे तो सब धीरे धीरे और बेहतर क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग अनदर फीचर की बात करते हैं। एक और फीचर है, दिस इज कॉल्ड, देखो लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था कि जो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर 4 सिस्टम देखने को मिलेगा। एक बेसिस है पार्लियामेंट्री सिस्टम, दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दिस इज सेट ए, और सेट बी में मिलेगा दैट इज द फेडरल सिस्टम वर्सेस यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम, तो इसको कैसे समझेंगे, है ना? द वर्ल्ड के जितने भी अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी सिस्टम्स हैं उसको इसी 4 कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। फर्स्ट इज द पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल, दूसरा फेडरल वर्सेस यूनिटरी। तो ये दोनों का बेसिस है क्या, कि लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था कि ट्रिनिटी ऑफ गवर्नमेंट। सो ट्रिनिटी ऑफ गवर्नमेंट का मतलब 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल का क्या फंडा है ना, ये बात करता है कि इट इज व्हाट इज द बेसिस, कि बेसिस है द रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना? एलएक्स और ईएक्स मैंने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इस बेसिस पे हमें पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप, कि जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है इन दोनों के बीच में कैसा हो सकता है, फ्यूजन हो सकता है, फ्यूजन हो सकता है, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि सेपरेशन हो सकता है, कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या हो सकता है न, सेपरेशन हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, कि मतलब कोई रिलेशन नहीं है। यही 2 रिलेशन होगा, वी कॉल इट फ्यूजन एंड वी कॉल इट सेपरेशन। सेपरेशन थोड़ा एलाबोरेट करेंगे अभी, है ना? तो ऐसा सिस्टम जहां पर फ्यूजन है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, उसी को बोलते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम। वी कॉल इट पार्लियामेंट्री सिस्टम। और जहां पर सेपरेशन है उसको बोलेंगे हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम, उसको बोलेंगे दी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो एग्जाम्पल है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, जैसे जो ब्रिटेन, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का यूएसए, ठीक है? तो इसको ध्यान से समझो कि मान लेते हैं कि दैट इज कॉल्ड, हम लोग का इंडियन मॉडल क्या है जो लास्ट क्लास में भी बताया था, इट इज द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब सिटीजन्स, दे विल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, माना एमपीज और एमएलएस। तो ये जो एमपीज और एमएलएस किसके मेंबर बने, लेजिस्लेचर के मेंबर बन गए, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लेजिस्लेटर्स। इनको क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटर्स, क्योंकि लॉ मेकर्स हैं। लेजिस्लेशन माने होता है लॉ, तो दे बिकम द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, इसलिए इनको बोलेंगे लेजिस्लेटर्स। उसमें से कुछ लेजिस्लेटर जो हैं वो क्या बनेंगे, मिनिस्टर्स। तो जब मिनिस्टर्स बन गए तो ये मिनिस्टर्स अब किसके मेंबर हो गए, एग्जीक्यूटिव्स के। तो वही एमपी या एमएलए, पहला क्राइटेरिया हो गया एमपी और एमएलए का, और फिर उन्हीं में से कोई क्या बनेंगे, मिनिस्टर्स का। मतलब दिस इज लेट्स से मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर भी है और मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव भी है।
तो ये क्या कहलाएगा, फ्यूजन कहलाएगा। तो इस तरह का सिस्टम क्या है कि दिस इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा उसमें क्या होगा, सेपरेशन होगा, है ना। तो ये यूएसए में ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। यूएसए में चलेगा कि लेजिस्लेचर इज डिफरेंट, एग्जीक्यूटिव इज डिफरेंट, लॉ मेकर्स अलग करेगा और एग्जीक्यूशन मतलब जो इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, है ना, वी कॉल इट डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। हमारे यहाँ मिनिस्टर बोलते हैं डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज बोलते हैं यूएसए में, ठीक है। सो ये यहाँ के मेंबर्स होंगे। अब मैं क्वेश्चन यदि पूछूं कि हमने ऐसा सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया, हम प्रेसिडेंशियल को क्यों नहीं लिए और पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही क्यों लिए, ठीक। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल क्या है। ये एक चैप्टर ही है ना, पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, बस खाली फीचर्स अभी समझ रहे हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या हो गया, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कैसा रिलेशन है, फ्यूजन है। ये तो समझ में आ गया, फ्यूजन। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ये दोनों कभी एक दूसरे माने ये फ्यूजन नहीं है, वी कॉल इट सेपरेशन, ठीक। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है, दीज आर मोर। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर क्या होगा, दैट इज कॉल्ड नॉन रिस्पॉन्सिबल, नॉन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब पॉलिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉन रिस्पॉन्सिबल का भी कुछ मतलब होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि देखो, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस तो हमारे पास ये एक ऑप्शंस था कि किस तरह का सिस्टम अडॉप्ट करें। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम दोनों के फीचर्स को हमने स्टडी किया। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है कि मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास जॉब बहुत है, वी हैव ए ह्यूज टास्क टू डू, डेवलपमेंटल टास्क है ना, पीपीएल माने गरीब, पॉवर्टी दे आर द प्रॉब्लम, फूड सिक्योरिटी नहीं है, सेविंग्स नहीं है, इन्वेस्टर्स नहीं है, प्राइवेट सेक्टर इज नॉट वाइब्रेटिंग। तो हम किस तरह का सिस्टम ले जो ज़्यादा अकाउंटेबल हो कि लेस अकाउंटेबल हो, जो ज़्यादा जवाबदेही से काम करेगा, जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि कोई एमपी एमएलए बनेगा, फिर वो मिनिस्टर्स बनेगा, और जब वो मिनिस्टर बन गया तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैरेक्टरिस्टिक याद रखना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया के केस में जब आएंगे तो व्हाट आर द आर्टिकल्स, इट इज कॉल्ड आर्टिकल नंबर 74 एंड आर्टिकल नंबर 75। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाता है भारत में। तो आर्टिकल नंबर 74 एंड 75 क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, कि लोकसभा के लिए हर चीज़ों के लिए जवाबदेह होगा। यदि वो नहीं जवाब दे पाएगा तो उसके अगेंस्ट में क्या आ जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और उस मिनिस्ट्री को वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि बिना रीजन का कोई भी काम नहीं कर सकता है, उनके पास कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमारे पास टास्क बहुत थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी, सो वी नीड ए अकाउंटेबल सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी थोड़ा कम है। कैसे कम है कि वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कैसा है, दोनों अलग है। लेजिस्लेचर लोग लॉ बना दिया, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जीक्यूटिव जो है माने वहाँ का मिनिस्टर्स, उसको सेक्रेटरीज बोलते हैं, मिनिस्टर, वो उसी लेटर एंड स्पिरिट में उसको एग्जीक्यूट करेगा, कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि वहाँ के एग्जीक्यूटिव आंसरेबल नहीं है ना पार्लियामेंट के लिए। वहाँ का पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, यूएसए में पार्लियामेंट इज नोन एज कांग्रेस, गेटिंग माय पॉइंट। यूएसए में पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, कांग्रेस। तो जो वहाँ के मिनिस्टर्स, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज हैं, अपने ओमिशंस एंड कमीशंस, अपने एक्टिविटीज़ के लिए आंसरेबल नहीं है, कहाँ पर, कांग्रेस में, है ना। बट हमारे यहाँ पर जो मिनिस्टर्स होंगे उनको आंसरेबल कहाँ होना पड़ेगा, लोकसभा में, पार्लियामेंट में। यदि नहीं आंसरेबल कर पाएंगे, डिफेंड कर पाएंगे, तो उनके अगेंस्ट में क्या आ जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और उनको मिनिस्ट्री से रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को रिमूव करवा सकता है, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसी ये फ्यूजन का फ़ायदा है, क्योंकि चेक्स बैलेंस चाहिए, ठीक है। फंडे बहुत है, ये अलग चैप्टर है, वो पढ़ेंगे, बट अभी बस फंडा सीखते चलो कि जब पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या कंसेप्ट है, ये है।
और ये थोड़ा नॉन रिस्पॉन्सिबल है। दिस एग्जाम्पल इज यूएसए, ये एग्जाम्पल है ब्रिटेन में। तो हमने दोनों को स्टडी किया। तो इंडिया ऑल्सो फॉलोड द पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया में भी कैसा सिस्टम फॉलो किया हमने? द पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना। बट एक पॉइंट पे पॉज करना है कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम तो अडॉप्ट किया, लेकिन क्या एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ब्रिटिश मॉडल है क्या? क्योंकि ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, नहीं, है ना। ब्रिटेन और इंडियन मॉडल में थोड़ा डिफरेंस है। कि क्या डिफरेंसेस है? जो इंडिया है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। हम लोग का सबसे ऊपर कौन है? संविधान। क्रिएटर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। और सारे इंस्टीट्यूशन क्या होंगे? क्रिएशन होंगे, है ना। प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ऑल दिस। लेकिन ब्रिटेन जैसे जाएंगे तो ब्रिटेन में कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्योंकि कौन सा प्रिंसिपल बताया था? किंग कैन डू नो रॉन्ग, उसको बोलते हैं सोवरेन इम्यूनिटी, है ना। कि जो ब्रिटेन का जो किंग है वो कभी गलती नहीं कर सकता है। तो वहाँ पर कैसा है? इंडिविजुअल सुप्रीमेसी, इसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। तो यहाँ पर डिफरेंस हो गया, है ना। और भी बहुत डिफरेंसेस है जो हम लोग इस सिस्टम को पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो ब्रिटेन, इंडिया और यूएसए, यदि फटाफट इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल है? दिस इज पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। पार्लियामेंट्री, इसी तरीके से याद रखोगे, राइट। द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम। तो ब्रिटेन में सबसे सुप्रीम कौन है? पार्लियामेंट। यूएसए में जुडिशियल सुप्रीमेसी है। इंडिया में क्या मिलेगा आपको? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। लेकिन भारत जब आएंगे तो भारत के केस में सबसे सुप्रीम द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। यूएसए जाएंगे तो वहां क्या मिलेगा? जुडिशियल सुप्रीमेसी। जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो यूएसए में सबसे सुप्रीम जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि जो इंडियन मॉडल है पार्लियामेंट्री सिस्टम, इट इज एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ब्रिटेन। एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। यह समझ में आया? तो एक सिस्टम ये है, ये एक स्पेशल चैप्टर है, इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, बस खाली अभी समझने के लिए बता रहे हैं। जो सेकेंड कैटेगरी है वो क्या है आपका? फेडरल सिस्टम वर्सेस यूनिटरी सिस्टम। इसको थोड़ा समझो। द सेकेंड टाइप is the federal versus unitary system। so इसके लिए भी कुछ बेसिस होगा। व्हाट आर द बेसिस? तो बेसिस को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पावर शेयरिंग के बेसिस पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन दी power sharing। it is based on the power sharing। now there are the two entity, एक को बोलेंगे आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वी कॉल इट स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कल हम लोग एक कॉन्सेप्ट शेयर किए थे ना कि दैट इज कॉल्ड व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर एंड वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर। तो ये जो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल है, ये मोर और लेस कैसा कॉन्सेप्ट है? हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर से रिलेटेड टर्म है, क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में है। लेकिन ये जो फेडरल सिस्टम है ये कैसा है ना? मोर और लेस वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर पे बेस्ड है। तो यहाँ देखते हैं क्या ना, फेडरल और यूनिटरी सिस्टम में क्या है कि दैट इज कॉल्ड ना, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, द फेडरलिज्म is a functional arrangement। फेडरलिज्म क्या है? इट इज ए फंक्शनल अरेंजमेंट which is based on the relationship between
which is based on the relationship between two entities. इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? The relationship between the two entities, that is the union government and the regional government. We call it रीजनल गवर्नमेंट. तो अलग अलग कंट्री में इसके अलग अलग नाम से. तो फेडरलिज्म क्या है? एक सेटअप है, पॉलिटिकल सेटअप है, फंक्शनल सेटअप है, जो दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप है. एंटिटी वन इज कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं इसको, और रीजनल गवर्नमेंट वी कॉल इट स्टेट गवर्नमेंट. तो यदि ये दोनों के बीच में पावर डिवाइडेड हो तो वी कॉल इट फेडरल सिस्टम. ठीक है. तो कैसे पावर डिवाइड होता है ना? पावर्स को फिर हम लोग समझने के लिए कि दैट ये जो पावर है उसको हम लोग समझने के लिए वी विल स्टडी अंडर लेजिस्लेटिव पावर्स. लेजिस्लेटिव पावर्स है ना. देयर इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, फिर फाइनेंशियल पावर्स, फिर फाइनेंशियल पावर्स. ओके. तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बोल सकते हैं, फाइनेंशियल पावर, ये सब बहुत तरह के पावर्स होते हैं. तो एकदम डिवाइडेड है. जैसे लिस्ट सिस्टम में बताया था, 7 शेड्यूल जो है वो हमें 3 फोल्ड लिस्ट प्रोवाइड करता है. कौन कौन सा? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. तो यूनियन लिस्ट क्या है? बेसिकली कि ये ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पर यूनियन पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है. तो ये डिफाइंड हो गया कि यूनियन गवर्नमेंट का ये क्षेत्र है. उसी तरह से जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ही सब लॉ बना सकता है. तो वो क्या हो गया? ये स्टेट लिस्ट के लिए अकॉर्डिंग डिफाइंड हो गया नॉर्मल टाइम में. कॉन्करेंट लिस्ट जो है जो दोनों ही गवर्नमेंट लॉ बना सकता है. और जो इस लिस्ट सिस्टम में नहीं है वो कहाँ पर है? रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में. और रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है. तो इस तरह से क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर दिया कि ये तुम्हारा एरिया है, ये तुम्हारा एरिया है ना. नॉर्मल टाइम में ऐसे ही काम करोगे. अब नॉर्मल टाइम में कुछ डिफरेंट हो जाता है, वो अलग बात है. बट नॉर्मल टाइम में आप इस रिलेशन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं. ठीक. तो इंडिया मॉडल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. तो ये जो हम लोग मॉडल बोल रहे हैं कि एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एरिया, स्टेट गवर्नमेंट का ये एरिया, ये फिक्स्ड रिलेशनशिप, ये यूएसए में चलता है. तो यूएसए में कैसा है ना, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, और स्टेट भी कैसा है? इनडिस्ट्रक्टिबल है ना. तो इसको अभी उतना भारी भरकम वर्ड नहीं यूज करेंगे. सिंपल सिंपल समझो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एरियाज हैं वो डिफाइंड है, और स्टेट गवर्नमेंट का भी जो एरिया है वो कैसा है? डिफाइंड है. एरिया का मतलब पावर्स कैसे कैसे होगा? लॉ मेकिंग पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर सब डिफाइंड है. तो यदि डिफाइंड है तो इस सेटअप को क्या बोलेंगे हम लोग? फेडरलिज्म, फेडरल सेटअप. और यदि पावर डिफाइंड नहीं है, सब कुछ एक ही गवर्नमेंट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? यूनिटरी सिस्टम. यूनिटरी सिस्टम कि एक ही सरकार है, एक ही गवर्नमेंट है. ठीक. जो स्टेट गवर्नमेंट यदि लाई भी करता है तो वो अपने सारा पावर कहाँ से डिराइव कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट से. सो वी कॉल इट यूनिटरी सिस्टम. ठीक है. तो इस तरह के भी एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में. अब थोड़ा इंडिया की बात करते हैं. तो इंडिया में क्या फेडरल है कि यूनिटरी है? सो इंडिया में दोनों ही तरह के फीचर्स हैं. फेडरल फीचर्स भी है और यूनिटरी फीचर्स भी हैं. यूनिटरी फीचर्स. तो इंडिया के केस को कैसे आप लोग बोलते हैं? इट इज ए synthesis of, या ऐसे बोल सकते हैं द फेडरलिज्म विथ यूनिटरी बायस. इंडियन मॉडल को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट द फेडरलिज्म विथ यूनिटरी बायस, है ना. दिस इज द इंडियन मॉडल. तो यहाँ पर एक ट्रिक बताते हैं कि जैसे फेडरलिज्म के फीचर्स को याद रखने का क्या तरीका है.
इसको याद रखना है कि ये यदि फीचर्स है तो वो फेडरल सेटअप है। कौन कौन सा है? DDWRS-IB है ना, इसको रट्टा मार लेना कि ये यदि फीचर्स हमको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है तो ये फेडरल फीचर है। DD माने ड्यूअल पॉलिटी, D refers to dual polity, D refers to division of powers, D refers to division of powers, W refers to written constitution, written constitution. Another feature is rigidity of constitution, rigidity of constitution. S refers to supremacy of constitution, supremacy of constitution. I का मतलब होता है independent judiciary, independent judiciary. B से होता है bicameralism, B refers to bicameralism. ठीक है, देखो इसको रट्टा मार लेना एकदम, बहुत सारे एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। तो फेडरलिज्म के फीचर्स DDWRS-IB, ड्यूअल पॉलिटी, ड्यूअल पॉलिटी माने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दो होगा। डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर माने जैसे लिस्ट सिस्टम इन इंडिया, तो लिस्ट डिफाइंड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सा शेड्यूल बताता है भारत का? दिस इज द 7th शेड्यूल, है ना, एकदम याद कर लेना है कि डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर डिफाइंड है, दो सरकार होगा, ड्यूअल पॉलिटी होगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अभी बता चुके हम, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बता चुके। ये संविधान को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, उसको रिजिड बोलेंगे, और यदि सिंपल चाहिए तो उसको फ्लेक्सिबल बोलेंगे। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बताए कि इंडिया में कैसा है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है ना, लेकिन ब्रिटेन में जो है वो कैसा है ना, ब्रिटेन में जो किंग है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, इसलिए ब्रिटेन क्या फेडरल सेटअप है? नहीं है। ऐसे तुरंत फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, और बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है अपर हाउस एंड लोअर हाउस, मतलब दो हाउसेस होना, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो नेक्स्ट टाइम से बाइकैमरल टर्म सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये चमकना चाहिए कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस बात कर रहा हो, ठीक है। तो ये सारे होते हैं फेडरलिज्म के फीचर्स। इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स होते हैं जिसको यूनिटरी फीचर्स बोलते हैं। तो एक ही दिन में बम्बार्डमेंट हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, पहले एक दो लिखेंगे। यूनिटरी फीचर्स, यूनिटरी फीचर्स, तो यूनिटरी फीचर्स में बहुत है, जैसे दो चार नाम याद रखना। ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, भारत में कौन कौन से ऑल इंडिया सर्विस में आता है? जैसे IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, तीन ही ऑल इंडिया सर्विस में आता है, ठीक। उसी तरह से जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, तो ये कुछ ऐसे फीचर्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर स्पेशल आता है, इसको यूनिटरी फीचर्स बोलते हैं। सब कुछ इस सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर होता है। तो हमने क्या देखा कि दैट यहाँ पर चार हम लोगों ने फीचर्स की बात कर ली। एक फीचर्स का नाम है पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल, अनदर फीचर इज फेडरलिज्म वर्सेस यूनिटरी। पार्लियामेंट्री वर्सेस फेडरलिज्म प्रेसिडेंशियल में किस बेसिस पे है? रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। जहाँ फ्यूजन है दैट इज योर पार्लियामेंट्री सिस्टम, और जहाँ सेपरेशन है दैट इज योर प्रेसिडेंशियल सिस्टम। एग्जाम्पल है ब्रिटेन, एग्जाम्पल है USA। इंडिया का केस कैसा है ना, ये दोनों का सिंथेसिस है। कि सिंथेसिस कैसे है कि मतलब हम लोग देखें तो कुछ माने पार्लियामेंट्री फीचर्स बेसिकली हमने कॉपी तो किया है, लेकिन एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है ना। इसको थोड़ा और यदि हम लोग एलाबोरेट करेंगे तो दो हमको आर्टिकल से बताना पड़ेगा
लेकिन दो आना आर्टिकल्स को पढ़ के रखना है, आर्टिकल नंबर 32 एंड आर्टिकल नंबर 368, है ना, वो नेक्स्ट क्लास में कभी बताएंगे। दूसरा तरफ हम लोग चले तो फेडरलिज्म वर्सेस यूनिटरी सिस्टम की बात की। तो फेडरलिज्म का मतलब शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द टू एंटिटी। तो हमारे इंडिया में क्या फेडरल फीचर्स मिलते हैं? यस ऑफ कोर्स। लेकिन साथ ही साथ क्या इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ यूएसए है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इमरजेंसी प्रोविजंस जब लगाते हैं, नेशनल इमरजेंसी, तो स्टेट गवर्नमेंट टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाता है। मतलब वो समय ये जो रिलेशनशिप है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का वो खत्म हो जाता है। तो मतलब कैसा बन गया? वो यूनिटरी बन गया। हमारे यहाँ पर स्टेट का जो हेड होगा जिसको बोलेंगे गवर्नर, लेकिन गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करेगा। और जो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन हेड है वो, लेकिन उसके ऊपर में अल्टीमेट कंट्रोल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये इस डिवीजन ऑफ पावर को वायलेट कर रहा है ना। तो पोजीशन ऑफ द गवर्नर, ये भी फेडरलिज्म का वायलेशन है। ऑल इंडिया सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस, आईपीएस, फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर, वो सब लोग अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन जहाँ काम करते हैं, मतलब झारखंड में काम कर रहे हैं, तो इमीडिएट कंट्रोल किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। तो मतलब इक्वल डिवीजन नहीं है। लेकिन यदि आप अमेरिका चले जाएंगे तो अमेरिका में ऑल इंडिया सर्विस नहीं होता है। अमेरिका में कैसा होगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फेडरल सर्विस होगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट होगा वो स्टेट सर्विस का ऑफिसर होगा, है ना। जैसे ये जेपीएससी पास करके आप जब बनेंगे तो आप किस सर्विस के मेंबर बनेंगे? स्टेट सिविल सर्विस के मेंबर बनेंगे, ठीक है। लेकिन यूपीएससी यदि पास करके आएंगे तो कुछ जो सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, वो दोनों ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल में आता है। अल्टीमेट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट, इमीडिएट कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए ऑल इंडिया सर्विस बोलते हैं। लेकिन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के बाद अदर सर्विसेज हैं, लाइक इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, आईआरटीएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, वो किस कैटेगरी में आ गया? फिर वो फेडरल सर्विस है, वो माने सेंट्रल सर्विसेज, उसको स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। तो यूएस जाएंगे तो क्लियर डिवीजन है, सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज। इंडिया में सेंट्रल और स्टेट के अलावा भी एक मिक्स्ड है जिसको बोलेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ये वायलेशन ऑफ फीचर ऑफ फेडरलिज्म है। तो इंडिया में क्या बोलेंगे? इट इज ए सिंथेसिस ऑफ फेडरलिज्म एंड यूनिटरी फीचर्स। ज़्यादातर फीचर सेंट्रल की ओर है, इसलिए बोलेंगे कभी कभी द फेडरलिज्म विथ यूनिटरी बायस, है ना। तो ये बहुत लेंदी चैप्टर है, इसको अलग अलग डे में पढ़ेंगे। अभी बस फीचर बात कर रहे हैं अपन लोग। तो करीब हम लोग यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर लिए: फेडरलिज्म, यूनिटरी फीचर्स, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। कुछ कुछ समझ में आया है ना? कोई तरह का डाउट है तो पूछ सकते हो, फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, एक दो और फीचर्स बताते हैं, ठीक है। जो डाउट होगा फिर हमको बता देना, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास होगा उसमें भी क्लियर कर देंगे। देखिए, भारत के संविधान का एक और फीचर हम लोग बात करते हैं कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो देख लिया। क्या कभी सुने हो कि दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, लाइक ब्रिटेन हो, यूएसए हो या कहीं और जगह, पंचायती राज सिस्टम मिलता है क्या? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। हम लोग का पंचायत लेवल पे वी हैव द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। जब हम लोग म्यूनिसिपल एरियाज, अर्बन एरियाज जाएंगे तो वी हैव द म्यूनिसिपैलिटीज। तो दिस पंचायती राज, द पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, इसको लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो हमारे पास वी हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट, वी हैव द लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट वाला कंसेप्ट है वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनदर फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या आएगा? दैट इज कॉल्ड शेड्यूल 11, शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12, ठीक है। शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेगा, दैट इज कॉल्ड
LSG, और इस LSG के अंदर कौन आएगा? जो शेड्यूल 11 है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करता है, जिसको बोलेंगे PRIs। PRIs माने द पंचायत, इसको बोलेंगे द पंचायत, है ना। और इसको अपन लोग RLG भी बोलते हैं। RLG माने रूरल लोकल गवर्नमेंट, वी कॉल इट रूरल लोकल गवर्नमेंट। उसी तरह से जो शेड्यूल नंबर 12 है वो शेड्यूल नंबर 12 को क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड ULG। ULG माने अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। और इसके लिए एक अनदर चैप्टर है, जैसे यहाँ एक चैप्टर है द पंचायत, उसी तरह से एक चैप्टर है द म्युनिसिपैलिटीज, द म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो शेड्यूल नंबर 12 आपको म्युनिसिपैलिटी के बारे में बताता है और शेड्यूल नंबर 11 पंचायत के बारे में बताता है। इसको ULG, इसको RLG बोलेंगे, और इनको ये किसका पार्ट है? LSG, लोकल सेल गवर्नमेंट का पार्ट है। ये शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12, क्योंकि सभी को पता है कि जो फर्स्ट क्लास से है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे, हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर? 8। और बाद में अभी हमारे पास कितने शेड्यूल्स हो गए? 12। तो ऑब्वियसली बात है कि जो 9, 10, 11 से 12 बाद में जुड़ा होगा, तो यही शेड्यूल 11 है और ये शेड्यूल 12 है। तो जो शेड्यूल 11 है ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐड हुआ है? दिस इज योर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, याद रखना है। और ये भी कब ऐड हुआ? दिस इज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, दोनों एक ही साल बना है। एक पंचायत बनाता है, एक म्युनिसिपैलिटीज बनाता है। तो ये लोकल सेल गवर्नमेंट है। और सभी को पता है कि जो पंचायत कितने टीयर स्ट्रक्चर है? जो पंचायत है वो एक 3 टीयर स्ट्रक्चर, 3 टीयर स्ट्रक्चर्स। कैसे? कि दैट इज कॉल्ड PRI, माने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक्ट किस लेवल पे होगा? विलेज लेवल। फिर उसके ऊपर होगा तो किस लेवल पे होगा? ब्लॉक लेवल, इसको इंटरमीडिएट लेवल बोलते हैं। और उसके ऊपर में किस लेवल पे होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसको हम लोग बोलते हैं ना। तो वी हैव द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड वी हैव द म्युनिसिपैलिटीज, एंड ये दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। दिस इज द यूनिक टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, वेरी यूनिक। तो एक फीचर हमने क्या देखा? लोकल सेल गवर्नमेंट। शेड्यूल 11, शेड्यूल 12 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्युनिसिपैलिटीज, RLG, ULG, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 3 टीयर स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी 3 टीयर स्ट्रक्चर मिलेगा, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपल काउंसिल, है ना। यहाँ भी 3 टीयर मिलता है, जो ULG में बात करेंगे। तो अभी तक हमने भारत के संविधान का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखा। एलिफेंटाइन स्ट्रक्चर, लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटर्न टर्म का मतलब भी बताया है, क्या मतलब होगा, एग्जैक्ट मतलब। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि जैसे सोर्सेस की बातें करें तो बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल, स्ट्रक्चरल, फिलोसॉफिकल, अभी इतना याद करना है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि रिजिडिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी का फंडा बताया कि रिजिडिटी माने कि स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट होगा, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड होगा। गेटिंग माय पॉइंट। और इसके बाद हमने क्या बातें करी और कि स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी के बाद कि पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम, देन फेडरल सिस्टम वर्सेस यूनिटरी सिस्टम, ये सब हमने बातें करा। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें एंड एक और फीचर्स की बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। सो लेट्स टॉक अबाउट
the fundamental rights and DPSP. That is fundamental rights versus DPSP का फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. ठीक है. सो FR और DPSP बोलते हैं इसको. ठीक है. तो इसके बारे में शॉर्ट एंड सिंपल बात करेंगे कि दैट फंडामेंटल राइट्स व्हाट आर द आर्टिकल्स कवर. तो पहला चीज याद रखेंगे कि दैट पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सेट ऑफ जस्टिसिएबल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड जस्टिसिएबल राइट्स. है ना. कि जब भी हम लोग राइट्स को डिवाइड करेंगे तो एक को बोलते हैं जस्टिसिएबल और एक को बोलेंगे नॉन जस्टिसिएबल. तो फंडा कुछ ऐसा है कंसेप्ट कि दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द राइट्स, सो व्हाट आर द राइट्स? राइट्स का मतलब होता है क्लेम्स. सो राइट्स आर ऑफ टू सेट्स, जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल. ठीक. जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल का क्या फंडा होता है कि जस्टिसिएबल मीन्स इन केस ऑफ वायलेशन, किसी तरह से यदि वायलेट हुआ तो जुडिशरी इज बाउंड टू इन्फोर्स इट. कि जुडिशरी उसको डिनाई नहीं कर सकता है ना. उसको बोलेंगे जस्टिसिएबल राइट्स. और नॉन जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि इफ इट इज वायलेटेड जुडिशरी इज नॉट बाउंड टू इन्फोर्स इट. ठीक है. सिंपल भाषा में कि एक में जुडिशरी क्या है? बाउंड है, बाध्य है. और नॉन जस्टिसिएबल में जुडिशरी बाउंड नहीं है. तो यहाँ पर क्या होगा? न इन केस ऑफ वायलेशन, इन केस ऑफ वायलेशन यदि वायलेट हुआ किसी तरीके से तो जस्टिसिएबल राइट में क्या है? जुडिशरी इज बाउंड टू इन्फोर्स इट. बाउंड टू इन्फोर्स इट. ठीक है. या फिर जुडिशरी इज बाउंड टू रिस्टोर इट. लेकिन नॉन जस्टिसिएबल में ऐसा नहीं है. जुडिशरी इज नॉट बाउंड टू रिस्टोर इट. ठीक है. सिंपल भाषा में एक में बाध्य है, एक में बाध्य नहीं है. उस तरह के राइट्स को बोलेंगे. एक को जस्टिसिएबल और एक को बोलेंगे नॉन जस्टिसिएबल राइट्स. तो ये कंसेप्ट है, याद रखना. अब देखो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके हैं कि जिसमें एक बाउंड है तो कोई तरीका होना चाहिए. तो इंडिया के केस में जब हम लोग आएंगे तो जस्टिसिएबल राइट किसको बनाया गया? ना फंडामेंटल राइट्स को जस्टिसिएबल बनाया गया और DPSP को क्या बनाया गया? नॉन जस्टिसिएबल. तो FR और DPSP ये दोनों ही क्या है ना? राइट्स हैं. राइट्स का मतलब क्या होता है? राइट्स का मतलब होता है क्लेम्स, अधिकार. ठीक. तो फंडामेंटल राइट कैसा क्लेम है? जस्टिसिएबल. ये यदि वायलेट हुआ तो जुडिशरी इसको बाउंड है कि इसको रिस्टोर करेगा. और यदि DPSP है ये भी एक राइट है, लेकिन यहाँ जुडिशरी जो है वो बाउंड नहीं है. जुडिशरी का मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स है ना. जुडिशरी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. तो भारत में कैसा है? एक इंटीग्रेटेड मशीनरी है कि सबसे टॉप पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट. उसके नीचे कौन है? हाई कोर्ट्स. और जो हाई कोर्ट का डेफिनेशन है ना, उसी डेफिनेशन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब आता है. ठीक है. तो जब हम लोग बात करेंगे ना जुडिशियल रिव्यू है ना, अभी आगे बताते हैं. सो अभी हमारे पास कैसा सिस्टम है? एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है. सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड हाई कोर्ट इन सक्सेशंस. इसी को बोल रहे हैं बार बार जुडिशरी. तो जुडिशरी बाउंड है किस केस में? जस्टिसिएबल में. जुडिशरी बाउंड नहीं है इन केस ऑफ नॉन जस्टिसिएबल. सो FR इज जस्टिसिएबल, DPSP इज नॉन जस्टिसिएबल. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में FR कहाँ मेंशन है? पार्ट 3. और DPSP कहाँ मेंशन है? दैट इज पार्ट 4. DPSP का फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना. राज्य के नीति निदेशक तत्व.
याद रखिएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व, और एफआर माने मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। तो ये एफआर पार्ट 3 में कहां से कहां तक मेंशन है? इट इज आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35, यहाँ तक मौलिक अधिकार की बात होती है। और डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक मेंशन है? आर्टिकल नंबर, अब जैसे 35 हो गया तो उसके आगे 36 टू आर्टिकल नंबर 51, यहाँ तक आपकी डीपीएसपी की बात होती है। तो ये दोनों ही अधिकार है। एक और सिंपल फंडा याद रखिएगा, जो एफआर है वो किसका अधिकार है? ना सिटीजन का अधिकार है, नागरिक का। और जो डीपीएसपी है वो किसका अधिकार है? ना ये स्टेट का अधिकार है। ठीक है, स्टेट बताया है मैंने, राष्ट्र का डेफिनेशन। तो राष्ट्र के भी अपने अधिकार होंगे और यहाँ सिटीजन के भी अधिकार होंगे, क्योंकि राष्ट्र और सिटीजन में कैसा रिलेशन है? ये स्टेट होता है और यहाँ पर सिटीजन माने पीपल है, पीपल या फिर सिटीजन। और इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? ना एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। वी कॉल इट सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक माने कि जैसे दो स्पीसीज है, ए और बी, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट में है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस किस तरह का रिलेशन है? प्लस प्लस। ठीक है, इसी को इसको अपन लोग बोलेंगे सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस इज प्लस प्लस रिलेशन। और इसी स्टेट के अंदर जो अदर ऑर्गन्स हैं सब इसके बीच के स्टेट हैं, जैसे बताया था डेफिनेशन, गवर्नमेंट, सोवरेन गवर्नमेंट एंड ऑल। तो ऑब्वियसली बात है कि इस पूरे स्ट्रक्चर में दो ही चीज है जो हमेशा क्या है? पेरेनियल, जो हमेशा इंपॉर्टेंट है, रहना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इसके एग्जिस्टेंस के लिए जो सेट ऑफ राइट्स दिया जाना चाहिए वो क्या है? एफआर। और ये इनेबल होने के लिए जो सेट ऑफ राइट्स दिया गया है वो क्या है? डीपीएसपी। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, क्योंकि स्टेट कैसा है ना? वेलफेयर स्टेट है। स्टेट का नेचर कैसा है अभी के टाइम में? वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। स्टेट मैंने बताया था, स्टेट इज ए व्हाट? स्टेट का कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलेंगे आप? इट इज द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन। व्हाट इज स्टेट? व्हाट इज स्टेट? तो स्टेट का एक डेफिनेशन आज लिख लो, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि स्टेट इज हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन, इट इज द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ लेवियाना बोलते हैं ना, इसको लेविएदन लिखते हैं, पढ़ेंगे लेवियाना। ठीक है, किसी क्लास में बताएंगे। और लेवियाना का मतलब होता है ग्रुप, कि माने जो ग्रुप बड़ा होते 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 जो सबसे हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन बड़ा होगा उसी को स्टेट बोलेंगे। सो व्हाट इज स्टेट? दिस वन। तो स्टेट आखिर बना कैसे है? पीपल से ही बना है। सो ऑब्वियसली बात है दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए। और स्टेट का नेचर आज के टाइम में कैसा है? वेलफेयर स्टेट। कि यदि वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि स्टेट विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेलबींग, तो स्टेट विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी के वेलबींग की जिम्मेदारी कौन लेता है अभी के टाइम में? स्टेट लेता है। इसीलिए इस तरह के स्टेट को क्या बोलेंगे? वेलफेयर स्टेट, है ना। तभी भारत जितने सरकार है जो आपके लिए स्कूल, कॉलेजेस, रोड बनाती है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम, पॉलिसीज लाती है ना। क्यों लाती है? बिकॉज स्टेट ने जिम्मेदारी लिया है
कि जो सोसाइटी का वेलफेयर है, सोसाइटी का वेलबींग है, वो किसकी जिम्मेदारी है? ये स्टेट ने लिया, दैट्स वाई वी कॉल इट वेलफेयर स्टेट। तो ऑब्वियसली बात है कि स्टेट ने जिम्मेदारी लिया तो इसको इनेबल करने के लिए कोई प्रोविजन होना चाहिए ना। संविधान ने खाली बोल दिया कि तुमको सब काम दे दिए, लेकिन उसको कोई पावर ही नहीं दिया तो काम कैसे करेगा, है ना। जैसे मैं बात करूं कि एग्जांपल से समझाते हैं कि दैट वी कॉल इट कि दैट वी कॉल्ड, जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद दीवानी राइट्स मिला हमें, तो दीवानी राइट्स जब मिला तो फिर क्या हुआ न, बंगाल में एक सिचुएशन बना कि बंगाल में एक तरह नवाब का शासन चलने लगा और दूसरा लॉर्ड क्लाइव शासन में आ गए पावर में। तो लॉर्ड क्लाइव का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लीडर है उसके पास दीवानी राइट्स है। दीवानी माने सिविल जस्टिस और रेवेन्यू कलेक्शंस का राइट, है ना। दीवानी राइट का मतलब होता है सिविल जस्टिस और रेवेन्यू कलेक्शंस का राइट। तो ब्रिटिश शासन के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये दोनों चला गया, पैसा वगैरह, सिविल जस्टिस का राइट। लेकिन जो वेलफेयर एक्टिविटी है, क्योंकि इसके पहले नवाब कौन थे? बंगाल के नवाब लोग थे। तो जो नवाब थे वहाँ का बंगाल का डेवलपमेंट के लिए काम करते थे। तो अचानक से दीवानी राइट्स मिलने के बाद बंगाल में क्या हुआ न, रेवेन्यू कलेक्शन राइट माने फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश सरकार के पास चला गया, और डेवलपमेंटल काम किसके पास अभी भी रहा? नवाब के पास। लोग अभी भी ट्रस्ट रखे थे कि हमारा डेवलपमेंट कौन करेगा? हमारे नवाब करेंगे। लेकिन ये कितना दिन तक संभव है? ये तो सिचुएशन सस्टेनेबल सिनारियो नहीं है ना, कि जिम्मेदारी है लेकिन पैसा किसी और के पास है। तो दैट्स वाई 1665 1665 से लेके 71-72 तक बंगाल में क्या चलता है? डुअल गवर्नमेंट, है ना। कि मतलब पैसा रखने का राइट है ब्रिटिश सरकार के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। डेवलपमेंटल टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव है किसके पास? नवाब के पास। तो कभी ना कभी ये सिस्टम कोलैप्स होना ही होना है। तो इसका मतलब है कि किसी को कोई जिम्मेदारी देंगे तो उस हिसाब से उसको पावर अथॉरिटी भी देना पड़ेगा। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उस स्टेट को काम करने के लिए कुछ इनेबलिंग प्रोविजंस बनाए, और वही इनेबलिंग प्रोविजंस क्या है? DPSPs। सो दीज इनेबलिंग प्रोविजंस आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। लेकिन जब स्टेट काम करेगा तो हो सकता है कभी काम करते करते ऐसा भी हो सकता है ना कि इंडिविजुअल जो सिटीजन है उसके राइट्स को छीनने लगे, उनके जो बेसिक लिबर्टीज है उसको भी छीनने लगे, है ना। जैसे होता है ना कि गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आप सबके डेटा को कलेक्ट कर ले रही है, इन द नेम ऑफ किसी न किसी तरीके से आपके पर्सनल प्राइवेट एरिया में घुस जाती है, तो ये भी तो हो सकता है। सो ऑब्वियसली एक बेसिक सिटीजन्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए और बेसिक सिटीजन्स के एग्जिस्टेंस के लिए भी कुछ राइट्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पर स्टेट इंक्रोच नहीं कर सके। तो दैट्स वाई सिटीजन्स के लिए राइट दिया गया, उसको क्या नाम दिया गया? FR। और इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। वी कॉल इट फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो ये फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है? पार्ट 3। और DPSP कौन से पार्ट है? पार्ट 4। और एक यहीं से एक क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं कि वाई वी कॉल फंडामेंटल, वाई वी कॉल फंडामेंटल राइट्स, माने FR में जो ये टर्म फंडामेंटल क्यों है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके 2 आंसर हो जाएंगे। पहला, फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स, कि कोई भी सिटीजन्स के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक मिनिमम राइट्स चाहिए वो FR प्रोटेक्ट करता है। दूसरा कि दैट इज गारंटीड बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, गारंटीड बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। और भारत में फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ा लॉ कौन है? संविधान। तो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही गारंटी करता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट फंडामेंटल राइट्स। तो फंडा समझ में आया कि तो DPSP और FR ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, है ना। दोनों एक दूसरे के सपोर्ट के लिए है। FR के बिना DPSP कुछ नहीं है, DPSP के बिना कुछ नहीं है। तो FR और DPSP हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बनाता है? फिलॉसफी, सोल
and conscience. So FR plus DPSP are the two sides of the same coin. ठीक है, FR and DPSP are the two sides of the same coin. They constitute the philosophy, soul or conscience of Indian Constitution. भारत के संविधान का जो सोल है वो कौन बनाता है? इट इज FR प्लस DPSP. तो यहाँ पर एक मिनर्वा मिल्स केस था 1980, है ना, कि जब हम लोग एक चैप्टर है यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे केसेस इन्वॉल्व है ना. इसको रट्टा भी मार लेना है, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. कौन कौन सा? एक है शंकरी प्रसाद केस. शंकरी प्रसाद केस ये कब हुआ भाई साहब? 1951 को. फिर उसके बाद कौन केस आया था? गोलकनाथ केस ये कब हुआ? 1967 को. उसके बाद कौन सा आया? केशवानंद भारती केस, बहुत फेमस केस है ना, केशवानंद भारती केस 1973. उसके बाद कौन आया? मिनर्वा मिल्स केस 1980. उसके बाद कौन सा केस आया था? वमन राव केस 1981. फिर उसके बाद एक और जजमेंट है, दैट इज कॉल्ड IR कोयलो केस. तो ये सारे कुछ केसेस हैं, किससे रिलेटेड हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर ये जो मिनर्वा मिल्स केस है, यानी ये अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट आते थे, है ना, वो तुम लोग को पढ़ना है. और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस केस के बाद इस्टेब्लिश हो गया था? केशवानंद भारती केस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना. तो मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is based on bedrock of balance between FR and DPSP. ठीक है, क्या इसको सिंपल भाषा में समझो कि इस मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो भारत का जो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर समझो, तो किसी के ऊपर रखा गया होगा. तो ऑब्वियसली बात है किसके ऊपर रखेगा? जो बेसिक फिलॉसफी को कंटेन करेगा, है ना. तो ये बोलता है मिनर्वा मिल्स केस में कि हमारा जो संविधान है एक बैलेंसिंग पोजीशन पे रखा गया. किसके बीच में? FR और DPSP के बीच में. तो जब आप FR और DPSP को पढ़ेंगे तो FR और DPSP दो अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों ही चीज़ जरूरी है, एक के बिना दूसरा अधूरा है. FR जरूरी है इंडिविजुअल्स के लिए, सिटीजन्स के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, और क्योंकि सिटीजन्स के बिना ही स्टेट कुछ है नहीं. लेकिन स्टेट भी है वेलफेयर स्टेट, तो वेलफेयर स्टेट के इनेबल करने के लिए भी उसको राइट होना चाहिए. नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? बिना स्टेट का सिटीजन का कोई मतलब ही नहीं है. तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? प्लस. इसको क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. और ये दोनों ही के बीच में बैलेंस पोजीशन होना चाहिए. कोई एक दूसरे के ऊपर में सुपीरियर या कोई एक दूसरे के ऊपर में जूनियर नहीं होना चाहिए. तो ये किस केस का जजमेंट है? मिनर्वा मिल्स केस का, है ना, 1980. याद रखिएगा. तो कौन कौन सा केसेस है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से? शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, वमन राव केस
IR कोयलो केस, इसके बीच में एक SR बुमाई केस भी था। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इसके अलावा बहुत सारा केस होगा, सबको रट्टा नहीं मारना है ना। ये बड़ा हिस्टोरिकल फॉर्मेट में है, वो हम बताएंगे जब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो FR बता दिया, DPSP बता दिया, एंड उसके बाद एक और फीचर है हम लोग का क्या ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, और कुछ 3-4 और फीचर्स हैं, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बाद सेकुलर स्टेट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, है ना, जैसे UPSC है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस हैं, इलेक्शन कमीशंस है, फाइनेंस कमीशंस हैं। तो ये सारे और कुछ फीचर्स हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिक फीचर्स है। तो उसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें करी, पॉसिबली कुछ चीज़ें नई लगी होगी, बट इसको इसी तरह से पढ़ना है, और पेशेंसली 3-4-5 क्लासेस के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन हैंडी हो जाएगा ना, समझ में आने लगेगा कि आखिर क्या चीज़ें दी गई है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविज़न बिना लॉजिक का नहीं है ना। लॉजिक खाली एक बार डेवलप हो गया तो कभी फंसोगे नहीं, कि मतलब उसके आर्टिकुलेट कर लो कि अच्छा इसके बाद ये हुआ था तो ये सिस्टम था इसलिए ऐसा हुआ। तो कुछ क्लासेस बस थोड़ा सा होगा, और मेंस है तो थोड़ा आपका स्मार्ट थॉट प्रोसेस होना ही चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ पर खेल नहीं पाओगे अच्छे से। तो कहने का मतलब ये है कि ये फाउंडेशन में एकदम बेसिक्स है, तो इससे ज़्यादा बेसिक्स माने मोर देन बेसिक्स है, इतना जानोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। लक्ष्मीकांत की टेक्स्ट बुक को बस खाली देखते रहना, साथ साथ में पढ़ते रहो, और बहुत आसान हो जाएगा। तो एक बार 1 मिनट में रिकैप कर लेते हैं हम लोग। आज का ऑब्जेक्टिव है, कल हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, प्रीएम्बल पढ़ लिया है, प्रस्तावना के कंपोनेंट्स पढ़ा है, अंग पढ़ा है, फीचर्स पढ़ा है, क्या क्या लीड टर्म्स का क्या क्या मतलब है वो पूछा है, डायरेक्टली पूछेगा। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स वाला चैप्टर पढ़े, उसमें हमने क्या क्या बातें करी, मैंने कुछ सिस्टम्स बताया, फेडरलिज्म के फीचर्स बताया कि DDWRS-IB उसको रट्टा मार लेना है, FR DPSP का क्या कॉन्सेप्ट है वो बता दिया। अब FR आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, वो याद करना है आपको। देन DPSP है, तो वो हम लोग जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली याद करा देंगे उसमें। देन उसके बाद हमने क्या बातें करा कि दैट को रिटेन का क्या कॉन्सेप्ट है, एलिफेंटाइन स्ट्रक्चर का क्या कॉन्सेप्ट है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का लॉजिक क्या है, लोकल सेल गवर्नमेंट का क्या मतलब है, म्यूनिसिपैलिटी का क्या मतलब है, एंड और भी है कि जो इंडियन मॉडल है वो किसी का भी एकदम एग्जैक्ट कॉपीड नहीं है ना, ये अपने आप में एक स्पेशल केस है। इसलिए इंडियन मॉडल को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन क्या लिखा था, इट इज ए सुई जेनरिस केस। सुई जेनरिस का मतलब है यूनिक इन नेचर, इवॉल्विंग इन नेचर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई पैसिव डॉक्यूमेंट नहीं है, इट इज एन ऑर्गेनिज्मिक डॉक्यूमेंट, है ना। जो फंक्शनल को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्मिक डॉक्यूमेंट। इट इज ए एडेप्टिव डॉक्यूमेंट, और जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने को इनेबल करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इनेबलिंग डॉक्यूमेंट एज वेल, है ना। तो ये सारे टर्म्स धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सीक्वेंस में आने लगेगा, यूज में आने लगेगा, बस मेक इट एज ए प्रैक्टिस। एंड जैसे जैसे चीज़ें क्लासेस चलेंगी या जैसे जैसे चीज़ें होंगी, आप अपने को हैबिट में बस डालते जाओ, और बी द स्टूडियस कैरेक्टर, है ना, बी द थर्स्टी एंड बी द वॉरियर, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर एकदम क्विंचिंग डिज़ायर होना चाहिए, है ना, एकदम। तो धीरे धीरे वो डिज़ायर लेके आओ, क्योंकि माहौल फिर एटमॉस्फेयर स्टेट्स में चेंज हो रहा है, तो कभी भी वैकेंसी वगैरह आएगा, तो बी रेडी फॉर दैट। तो आज हम लोग जितना बात की उसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, और ये PDF हम शेयर कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस दिए थे वो जो लोग लिख रहे हैं, है ना, एक चीज़ ध्यान देंगे कि आप लोग एक अच्छा स्कैनर का यूज़ करना है। PDF बहुत सारा होता है मेकर, जिसमें फ़ोटो को खींच के अपना नाम लिखना है और उसको PDF बना देना है, और उसके बाद PDF को शेयर करोगे तो उसको रखना फिर लॉन्ग टर्म में आसान होगा, इजी होगा, ठीक है। तो PDF के फॉर्मेट में लिखना है, तो PDF मेकर का यूज करेंगे, ओके। तो हम लोग आज के क्लास को कंक्लूड करते हैं। फिर किसी तरह का डाउट है पूछिए, 2-4 मिनट फॉर्मल बातें करेंगे। और यदि नहीं डाउट है तो बहुत सारे डिस्कस किए हैं, एक बार रिकैप करिए अपने घर पे,
और जो बताए हैं उसको थोड़ा बहुत मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। देखो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना। यहाँ जो हम बता रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, बस खाली इसकी स्पीड को धीरे धीरे कैचअप कर लेना है और क्लास के ऊपर ट्रस्ट करना है। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस एक बार खाली लय में आ जाओ, किताब सब अपने आप फोड़ने लगोगे कि मतलब लक्ष्मीकांत वगैरह कुछ है ही नहीं, तो लेकिन बेसिक फंडे तो क्लियर होना पड़ेगा, है ना। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लेट्स कंक्लूड द क्लास टुडे, है ना, विथ ए कोटेशन कि दैट इज व्हाट, अमन सघन मन मोहन बंतरु मुझको आज बुलाते हैं, लेकिन किए जो वादे हमने याद हमें आ जाते हैं। अरे अभी आराम कहाँ बंदा, अभी तो मुख निमंत्रण चलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है ना। अपना डिज़ायर को बर्निंग रखो, ओके। तो ठीक है, पढ़िए आप लोग, है ना। टेक केयर। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक थैंक यू सर। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।